अब लेंगे हम अगला चैप्टर 1857 का विद्रोह या 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास की एक युग प्रवर्तक घटना मानी जाती है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में उत्तर पूर्व तथा मध्य भारत के विभिन्न भागों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक शक्तिशाली विरोध हुआ, जिसने भारत में 100 वर्ष पूर्व स्थापित हुए अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। और इस भयानक घटना के पीछे अनेक प्रकार के कारण जो थे छिपे हुए थे। कोई एक या दो दिन के कारण नहीं, बल्कि कई वर्षों पहले के घटनाएं। भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा डाला गया सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और सैनिक दबाव जब चरम सीमा पर पहुंच गया तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उतारू हो गए। तो इस महान क्रांति के पीछे बहुत से कारण उत्तरदायी रहे हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम इसके राजनैतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज। राजनैतिक तौर पर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्तरदायी थी जिसने कि भारतीयों को इसमें विरोध करने के लिए एक प्रकार से तैयार किया। तो सबसे पहला है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। 1600 ईस्वी में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी वो था भारत में या फिर जो पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार करना। तो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे अंग्रेज, लेकिन भारत के स्वामी जो थे वो बन बैठे और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय राजाओं को पराजित करके जो साम्राज्य ब्रिटिश राज्य था उसका विस्तार करना शुरू कर दिया। तो कई प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। उन्होंने छल कपट, झूठी संधियों के द्वारा जो साम्राज्य था उसको विस्तृत किया। तो इस विस्तारवादी नीति के कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति रोष था और ये रोष निकला 1857 ईस्वी में। दूसरा था लैप्स की नीति। लैप्स की नीति चलाई लॉर्ड डलहौजी ने। इससे पहले जो लॉर्ड वेल्लेस्ली था उसने सहायक संधि चलाई थी ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए। डलहौजी ने जो लैप्स की नीति चलाई उसके अनुसार जब किसी भारतीय शासक की निसंतान मृत्यु हो जाती थी तो उसको उसका जो राज्य था उसकी मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये जो लैप्स की नीति थी, इस नीति के कारण भी जो भारत के बहुत से राज्य थे जिनको कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, जैसे कि सतारा था, इसी के तहत झांसी, संभलपुर, उदयपुर, जैतपुर, इसके अतिरिक्त बघाट, झांसी इत्यादि जो थे ये कुल मिलाकर 6 या 7 राज्य थे जिनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन राज्यों के जो राजा थे या फिर वहाँ के जो प्रजा थी उनके मन में अंग्रेजों के प्रति एक रोष जो था वो भर आया और वो रोष जो था 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ के रूप में उभर कर सामने आया। तो लैप्स की नीति भी कारण रही। तीसरा, अवध का विलय। अवध राज्य एक ऐसा राज्य जो कि सदा से ही ब्रिटिश अंग्रेजों का हितैषी रहा और जब जब भी अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य विस्तृत करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो अवध के जो नवाब थे उन्होंने हमेशा ही अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन अवध को जो है आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इससे क्या हुआ कि अवध की जो प्रजा थी वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क उठी। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। फिर है बहादुर शाह जफर या द्वितीय का अपमान। बहादुर शाह ये अंतिम मुगल सम्राट थे और विशेषकर जो भारतीय थे वो अब भी बहादुर शाह को अपना शासक मानते थे। तो अंग्रेजों ने
लॉर्ड कैनिंग के समय में ये चेतावनी दी गई बहादुर शाह को कि उसके बाद जो है जो सम्राट की उपाधि दी जाती है मुग़ल बादशाहों को, वो समाप्त कर दी जाएगी और उनके जो उत्तराधिकारी जो लाल किले में रह रहे थे, लाल किला खाली करके कुतुब के निकट रहना पड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि इस विवशता में सम्राट की जो बेगम, जिसका नाम था जीनत महल, को बहुत ही क्रोध आया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में वो लीन हो गई और इसी के तहत ही ये जो 1857 ईस्वी का संग्राम या विरोध कह लीजिए ये हुआ। और आगे है पेंशन बंद करना। नाना साहेब, नाना साहेब जो थे ये अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहेब की अंतिम पेशवा बाजीराव के लिए हुए ये गोदी पुत्र। बाजीराव की 1852 में मृत्यु हो गई। नाना साहेब को पेशवा पदवी से नहीं कर दिया बल्कि वंचित किया, बल्कि उसकी जो 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन थी वो भी बंद कर दी गई। तो इससे मराठों की भावना को गहरी ठेस पहुंची और उन्होंने भी आवाज़ उठाई। और इसी प्रकार से विशेष तौर पर हम अन्य राज्यों की भी बात करें, जैसे कि झांसी है, झांसी के राजा की भी जब मृत्यु हो गई तो उनके गोदी पुत्र को अंग्रेज़ों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, तो इसलिए ये विद्रोह हुआ। फिर अगला है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी रहे, जैसे कि उच्च पदों से भारतीयों को वंचित करना। भारतीयों को जो उच्च पद थे उनसे अंग्रेज़ों ने वंचित कर दिया और भारतीयों को केवल छोटे छोटे ही जो पद थे वो दिए जाते थे। किसी ऑफिसर रैंक का जो पद था वो नहीं दिया जाता था और इससे भारतीय बहुत ही एक प्रकार से रोष था भारतीयों के मन में। योग्य होते हुए भी उन पदों से उनको वंचित रखा गया था और इसलिए भी विरोध किया गया। दूसरा है दूषित न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था भी बड़ी ही दूषित थी। बहुत समय लग जाता था न्याय मिलने में और जिनके पास धन इत्यादि होता था उनको तो न्याय मिल जाता था, लेकिन गरीब जनता को न्याय मिलने में अत्यधिक देरी लगती थी, तो इसलिए भी विरोध किया गया। फिर अंग्रेज़ों का दुर्व्यवहार करना भारतीयों के साथ, खासकर जो भारतीय कर्मचारी थे उनके साथ अंग्रेज अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए भी ये विरोध हुआ। फिर प्रशासन में भारतीयों को शामिल न करना। प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है, तो उनको शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भी विरोध किया गया। दूसरे हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी रहे। तो आर्थिक कारणों में पहला है भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण करना। आर्थिक तौर पर भारतीयों का शोषण किया गया। भारत की आर्थिक व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। भारत का जो किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उनके दुखों का कोई ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे देश का जो धन था वो भारत से बाहर जाने लगा। भारत जैसा समृद्धशाली देश एक निर्धन देश बनकर रह गया। भारतीय जो थे वो भूखे मरने लगे। अंग्रेज उद्योगपतियों के लाभ के लिए भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, तो परिणाम स्वरूप देश में निर्धनता पनप गई। तो ऐसी स्थिति में विरोध किया गया। फिर दूसरा, भूमि पर दबाव। भूमि पर भी अत्यधिक दबाव एक प्रकार से पड़ गया। एक तो जनसंख्या में वृद्धि हुई, दूसरा क्या हुआ कि विशेष तौर पर कुछ जो लोग थे जो कि कारखानों इत्यादि में भी काम करते थे और साथ ही साथ ये लोग जो थे कृषि तो ये करते थे, गांव के जो लोग थे। और भारतीय जो उद्योग था, व्यापार था, वाणिज्य था, उसके ऊपर जो है क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया। भारतीय लघु
उद्योग का पतन हुआ, सैकड़ों शिल्पकार बेरोजगार हो गए और जो इस तरह का काम करते थे, अब क्या हुआ कि खेती करने के लिए बाध्य हो गए। तो खेती करने पर जब ये बातें हुए तो जनसंख्या के दबाव के परिणाम स्वरूप भूमि का बंटवारा हो गया, जिससे उत्पादन में कमी आई और जिसका परिणाम अकालों के रूप में उभर कर सामने आया और इस प्रकार भूख से तड़पती भारतीय जनता विद्रोह करने पर उतारू हो गई। फिर भू राजस्व में वृद्धि, बिल्कुल भू राजस्व में भी अंग्रेजों ने वृद्धि कर दी। आपने पढ़ा कि भारत में जो है स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, इसके अतिरिक्त रैयतवाड़ी जो व्यवस्थाएं थी वो लागू की गई। तो भूमि का जो लगान था स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 10/11वां भाग जो था कंपनी लेती थी। लगान न देने वाले किसानों की ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी और इसी के तहत 1853 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत में 1,10,00,000 एकड़ भूमि की बोली लगाई गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूमि भू राजस्व में वृद्धि जो थी की गई। तो इससे भी जो लोग थे, किसान था और रोष से भरा हुआ था, तो ये विद्रोह हुआ। फिर है बेरोजगारी और गरीबी। बेरोजगारी अंग्रेजों की नीतियों के फलस्वरूप बहुत से कारीगर बेरोजगार हो गए, कृषि की तरफ निर्भर होने का प्रयास करने लगे, लेकिन जमीन संबंधी व्यवस्था, भूमि का अपहरण करने से खेतिहर मजदूर बेकार हो गए। देशी राज्यों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर देने से हजारों सैनिक बेकार हो गए। 1857 ईस्वी तक आम आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। लोगों के पास पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन और तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो वो विरोध न करते तो क्या करते। और इस तरह से बेरोजगारी की समस्या के फलस्वरूप ही ये विद्रोह हुआ। फिर है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण जो हैं ये भी इसके लिए उत्तरदायी रहे हैं। सामाजिक धार्मिक कारणों में सबसे पहला तो ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का जो प्रचार किया गया, इस प्रचार के तहत क्या करते थे पादरी, उन्होंने अपना धर्म फैलाने के लिए जो ढंग अपनाए वे भारतीय जनता के लिए असहनीय थे। खुलेआम भारतीयों के इष्ट देवताओं और पीर पैगंबरों का निरादर करना शुरू कर दिया और इस तरह के जो उनके कारनामे थे, जिससे लोग बहुत ही दुखी हुए और विरोध करने पर उतारू हुए। दूसरा, भारतीय ग्रंथों की निंदा। भारतीय जो ग्रंथ थे, गीता है या इसी के तहत कुरान इत्यादि, इनकी निंदा की गई। इसी के तहत मोहम्मद साहिब और राम इत्यादि के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो इससे भी लोगों ने विरोध किया। फिर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। भारत में शीघ्र ही जो सुधार हुए या फिर जो शिक्षा लागू की गई, धीरे धीरे पश्चिमी शिक्षा का प्रसार से भारतीयों में जन चेतना आई और इसलिए भी उन्होंने विरोध किया या विद्रोह किया। फिर सामाजिक सुधार की अंग्रेजों ने, जैसे कई कानून जो थे बनाए, सती प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह को नियम विरुद्ध घोषित किया गया और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। तो इस प्रकार के कार्य समाज के विरुद्ध माने गए, इसलिए भी क्या हुआ कि अंग्रेजों का विरोध किया गया। फिर रेल तथा डाक तार प्रचलन। रेलवे और डाक तार प्रचलन के अंतर्गत, हालांकि रेलवे का प्रचलन सही था, लोगों के आने जाने में आसानी हुई, तार इत्यादि के प्रचलन का अर्थ भी उल्टा ही समझा गया, धर्म के विरुद्ध माना गया और इसकी वजह से भी भारत में जो है ये जो विद्रोह था, विद्रोह करने पर भारतीय उतारू हुए। फिर इसके सैनिक कारणों को यदि हम लें तो बहुत से सैनिक कारण भी उत्तरदायी रहे। भारतीय सैनिकों में असंतोष। भारतीय सैनिकों में असंतोष था, वे अंग्रेज सरकार से सैनिक रुष्ट थे। एक तो उनको बहुत कम वेतन देता था,
जिससे निर्वाह करना बहुत मुश्किल था। भारतीय सैनिक केवल 9 रुपये प्रति मास वेतन पाता था, परंतु एक मामूली से अंग्रेज सैनिक को इतना वेतन यानी कि 60 से 70 रुपये प्रति मास मिलता था। सोचो कि एक जो अंग्रेज सैनिक था उसको 60 से 70 रुपये और भारतीय सैनिक को 8 या 9 रुपये जो था मासिक वेतन मिलता था। जितना बड़े से बड़े भारतीय सैनिक अधिकारी या सूबेदार को मिलता था उतना वेतन वो पाता था एक आम सैनिक। भारतीय सैनिकों के लिए इस अन्याय को सहन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक अंग्रेज सैनिक को भारतीय सैनिकों की अपेक्षा 7 से 8 गुना जो वेतन था वो प्राप्त होता था। भारतीय सैनिकों से इसके अतिरिक्त दुर्व्यवहार किया जाता था, गंदी गंदी गालियां दी जाती थी। और इसी के साथ साथ जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ तो सैनिकों को लड़ाई लड़ने के लिए दूर दूर भेजा जाने लगा, और इससे भी भारत उनको कोई भत्ता नहीं दिया जाता था, तो भारतीय सैनिक जो थे रुष्ट थे, इसलिए भी ये विद्रोह हुआ। फिर है प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध जो है ये सिविल विभागों में जीवन और अनुशासन लाने के उद्देश्य से क्या हुआ। बहुत से योग्य जो अंग्रेज अधिकारी थे, अधिकारियों को सैनिक सेवाओं से बदलकर अनेक असैनिक विभागों में भेज दिया जाता था। और इसी के तहत अब क्या हुआ, सेना की कमान संभालने वाले केवल बूढ़े अधिकारी रह गए, इसलिए सेना में शिथिलता आने लगी। कहा जाता है कि जब जनरल गॉडविन को द्वितीय बर्मा युद्ध की कमान संभाल कर भेजा गया तो उस समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। ऐसे वृद्ध अधिकारी जिसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चली थी, यदि शिथिलता, कमजोरी और अनुशासनहीनता को जन्म नहीं देगी तो क्या देगी। तो क्या था कि ऐसे ही प्रथम अफगान युद्ध की बात करें तो अंग्रेज जो थे ये माना जाता है कि हार गए, और ये इसके पीछे भी यही कारण था। तो इसलिए भी अंग्रेज भारतीयों को लगता था कि यदि हम विरोध करते हैं अंग्रेजों का तो उनको भारत से बाहर कर सकते हैं, और इसलिए भी ये विरोध या विद्रोह किया गया। फिर है अवध का विलय। अवध की बात करें तो अवध जो है हमेशा से ही, शुरू से ही अंग्रेजों का हितैषी रहा है। एक ऐसा राज्य जिसने सदा से ही अंग्रेजों को जब भी धन की ज़रूरत महसूस की तब धन मुहैया करवाता रहा। लेकिन 1856 ईस्वी में अवध के नवाब के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया और उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। तो राज्य के विलीनीकरण से के परिणाम स्वरूप लगभग 60,000 सैनिक तथा बहुत से सिविल कर्मचारियों की जो नौकरी थी वो चली गई, और उससे बंगाल की सेना में काम करने वाले अवध के सैनिकों में रोष बढ़ गया, और इसलिए भी ये विद्रोह हुआ। फिर है भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों का अनुपात। अब यहाँ पर हम बात करें तो अंग्रेज कितने संख्या में आए होंगे अंग्रेज सैनिक भारत में, मुट्ठी भर। तो ये जो अनुपात था, कुछ कहते हैं कि ये 3:1 था, और कुछ कहते हैं कि 6:1 था, इनके 6 भारतीय सैनिक और 1 अंग्रेज सैनिक। तो भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और अंग्रेजों की कम, तो उनकी हिम्मत बढ़ गई कि यदि हम विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध तो इसी के तहत हम सफल होंगे। तो इसलिए भी ये जो विरोध था या विद्रोह था वो हुआ। और अगला है वेतन में असमानता। सही बात है कि वेतन बहुत कम दिया जाता था, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि एक अंग्रेज सिपाही 60 से 70 रुपये वेतन पाता था, जबकि एक भारतीय सैनिक 6 से या 8 से 9 रुपये उसको वेतन मिलता था। तो इसलिए भी असंतोष जो था व्याप्त था, तो ये विद्रोह या विरोध जो है किया गया। फिर एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जो है ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के उत्तराधिकारी लॉर्ड कैनिंग ने ये
भर्ती अधिनियम जो है इसको लागू किया। भारत से बाहर भारतीय सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता है, ये कहा गया। और उस दौर में समुद्र पार जाना बहुत ही धर्म के विरुद्ध माना जाता था, और इसलिए उन्होंने इस कानून का डट कर भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। एक अन्य नियम जिसने सैनिकों में विद्रोही भावना को जागृत किया वो ये था कि से सैनिकों को अब अपना डाक खर्च देने के लिए बाध्य किया, जबकि पहले उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता था। सैनिकों के वेतन पहले ही कम थे, इसलिए उनके लिए डाक खर्च सहन करना बहुत ही मुश्किल था। तो इसलिए भी 1857 का ये जो विद्रोह था ये शुरू हुआ। फिर अगला है इसके एक उड़ती हुई अफवाह, वाइल्ड र्यूमर। आम लोगों में खासकर सैनिकों में एक एक धारणा जो थी ये फैल गई कि जो अंग्रेज़ों का शासन है वो 100 वर्षों तक रहना है। और आपने पढ़ा कि 1757 में पहली जो है ये युद्ध लड़ा गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो ये माना गया कि उसको 1857 में 100 ईयर्स हो जाएंगे, 100 वर्ष हो जाएंगे, तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना आसान है। तो ये एक उठती हुई अफवाह थी। इसके कारण भी विद्रोह की जो ज्वाला थी वो भड़क उठी। फिर है इसका इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज है चर्बी वाले कारतूस। अब क्या हुआ कि विद्रोह एक प्रकार से उसकी भूमिका तो पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन उस में जो है जो एक प्रकार से इस विद्रोह को प्रारंभ जो किया गया, यानी कि चिंगारी जो एक प्रकार से इसको मिली, वो था चर्बी वाले कारतूस। 1857 ईस्वी में एक नई प्रकार की राइफल जिसको एनफील्ड राइफल कहा जाता है। तो एनफील्ड जो राइफल थी ये जो थी ये आई और सेना के प्रयोग के लिए ये दी गई। इस राइफल में भरने के लिए चिकने कारतूसों को प्रयोग में लाया जाता था। और ये एक अफवाह फैल गई कि क्योंकि बंदूक या राइफल में चढ़ाने से पहले कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था, और यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या था कि हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और जब उनसे ज़बरदस्ती की गई तो कई छावनियों में उन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया। शीघ्र ही अंग्रेज़ों से रुष्ट होकर जो भारतीय सैनिक थे और भारतीय शासक थे और भारतीय जनता थी, वो उनके साथ जो है ऐसे सैनिकों के साथ हो गई जिन्होंने कि विद्रोह किया, और सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने का प्रयास किया। तो 1857 में ये था जो था विद्रोह का तत्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे किस तरह की घटनाएं घटी और क्या इसकी नेचर या स्वरूप रहा, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे।